हेलो बच्चों, जय फिजिक्स जय वीएमसी। मैं हूं आपका जीतू भैया और आज मैं लाया हूं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स का चैप्टर नीट के लिए। बेटा ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, क्वेश्चंस पक्का आते हैं। फटाफट शुरू करते हैं, शुभ काम में देरी कैसी। चलो बेटा बेसिक बातें पढ़ते हैं। देखो हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ, जो हुक्स सर थे उन्होंने एक लॉ दिया था। उन्होंने बोला था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बेटा ये हमेशा वैलिड नहीं होता, बट एक लिमिट होती है जिसके अंदर ये वैलिड होता है। तो अगर स्ट्रेस एक छोटी सी लिमिट होती है उसके अंदर ये वैलिड होता है, उसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और जो कांस्टेंट आता है हमारा स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। और ये जो ई कांस्टेंट होता है इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशो। ठीक है बेटा, अब जिस तरीके का स्ट्रेस होता है उसी तरीके का हम रेशो डिफाइन करते हैं। तीन तरीके के हमारे रेशियोज होते हैं बेटा। यंग्स मॉड्यूलस आपने सुना होगा, ठीक है। एक होता है हमारा बेटा बल्क मॉड्यूलस, एक होता है बेटा हमारा शियर मॉड्यूलस, जिसको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। बेटा आगे चलते हैं। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि जो ई है हमारा कैपिटल ई, ये डिपेंड करता है बेटा मटेरियल ऑफ बॉडी पे, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी पे, और सबसे जरूरी बात है इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस, लेंथ, एरिया एटसेट्रा। ठीक है, डायमेंशन कुछ भी हो अगर मटेरियल सेम है, डायमेंशंस कुछ भी हो अगर मटेरियल सेम है तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा सेम रहेगा। ठीक है बेटा, अब हमने क्या बोला बेटा, ये फॉलो करेगा अगर हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, इफ हुक्स लॉ इज बीइंग फॉलोड। ठीक है, क्या सारे मटेरियल फॉलो करते हैं? नहीं बेटा, कुछ मटेरियल फॉलो नहीं करते। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो एक ग्राफ बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। इसका जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा बेटा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी देगा, यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है बेटा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या कहती है हमारी? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहती है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, उस रीजन को हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, यानी कि यहां पे हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब बेटा धीरे धीरे जब हम स्ट्रेस बढ़ाते रहेंगे पूरा रीजन जो है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। ठीक है, देखते हैं बेटा, ठीक है, इसको हम ए बोल देते हैं, ये ए पॉइंट है। ओके, जहां तक बेटा फॉलो होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी कि हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है बेटा। दूसरी चीज बेटा, ई जो पॉइंट होता है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है ई, इसे हम बोलते हैं बेटा इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं इसे? इलास्टिक लिमिट। देखो बेटा हुक्स लॉ तो फॉलो नहीं हो रहा, मगर इलास्टिक लिमिट का मतलब ये होता है अगर हम स्ट्रेस रिमूव कर देंगे उसके बाद भी बॉडी अपनी शेप को रिगेन कर लेगी, इसका मतलब होता है इलास्टिक लिमिट। ठीक है बेटा, और यहां तक का जो रीजन होता है इलास्टिक रीजन होता है, इसके आगे के रीजन को हम प्लास्टिक रीजन बोलते हैं। इलास्टिक रीजन कहने का मतलब ये है कि इलास्टिसिटी फॉलो हो रही है, यानी बॉडी से हमने स्ट्रेस हटाया तो वो अपनी शेप को रिगेन कर पा रही है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा इस चीज को। हुक्स लॉ ओबे हो रहा है बेटा, टेन थीटा ई के बराबर है, ओ ई को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अब बेटा ये क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेस जो है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हो गई हमारी। ठीक है, ये इलास्टिक लिमिट हो गई। उसके बाद बेटा डी जो है हमारा वो क्या है? फ्रैक्चर पॉइंट है। क्या है? डी फ्रैक्चर पॉइंट है। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं बेटा, अगर ब्रिटल मटेरियल होगा, ठीक है, या फिर डक्टाइल मटेरियल होगा, तो ब्रिटल मटेरियल में जो प्लास्टिक रीजन होगा वो कम होगा और डक्टाइल मटेरियल में प्लास्टिक रीजन ज्यादा होगा, यानी उसको ज्यादा खींचा जा सकता है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं बेटा जो हुक्स लॉ फॉलो नहीं करते। ठीक है, उसमें ब्रेकिंग पॉइंट जो है बहुत क्लोज होता है इलास्टिक पॉइंट के, इसमें कोई स्पेसिफिक प्लास्टिक रीजन नहीं होता। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? इलास्टोमर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारा रबड़, ठीक है, एंड टिश्यू ऑफ एरोटा। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा हमें। ठीक है, इलास्टोमर्स होते हैं। अब ध्यान से समझेंगे बेटा, एग्जांपल समझते एक हमें ग्राफ दिया है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, हमें बोला है
मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो बताओ EM और EN का, ठीक है बेटा, M और N का। हमें पता है बेटा E क्या होता है, स्लोप यानी tan थीटा, तो हम क्या बोलेंगे EM बाय EN इज इक्वल टू 10। बेटा ये वाला एंगल क्या है, M वाला 45 डिग्री, ठीक है, और N वाला एंगल क्या है बेटा 1060, ठीक है। तो रेशियो क्या आएगा बेटा हमारे पास 1/√3, ये हमारा आंसर है बेटा। ऑप्शन में ये दिया होगा, हम टिक कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। देखो यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, हमने क्या बोला बेटा, वायर को अगर कंप्रेस कर रहे हैं या एलोंगेट कर रहे हैं कोई फोर्स लगा के, तो हम जो कांस्टेंट कंसीडर करते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में, उसे हम बोलते हैं यंग मॉड्यूलस। तो यंग मॉड्यूलस क्या होगा बेटा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन हमने मान लिया x है, और जो ओरिजिनल लेंथ थी बेटा वो L थी, ठीक है। तो y आ जाएगा हमारे पास F/A L इंटू एक्स, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा बेटा AY/L इंटू एक्स। क्या हमें ये एक स्प्रिंग की तरह लग रहा है, बोलो बच्चों, क्या ये स्प्रिंग की तरह लग रहा है? बिल्कुल। तो इसको हम स्प्रिंग का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट मान सकते हैं। तो कहीं भी अगर हमें वायर दिखे, कहीं भी हमें वायर दिखे जिसपे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, हम उसको एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं बेटा। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होगा YA/L। क्या होगा स्प्रिंग कांस्टेंट? YA/L। ध्यान रखना बेटा। तो हम क्या इसकी एनर्जी भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, हाफ kx², ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम इसको, k²x²/2k, तो इसको लिख सकते हैं F²/2k। इस तरीके से भी हम एनर्जी को लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज दिस, एंड स्प्रिंग को हम इक्विवेलेंट स्प्रिंग, जो वायर है उसको हमने इक्विवेलेंट स्प्रिंग मानना है, तो हम k की जगह बेटा YA/L लिखेंगे, और हम यहां से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो बेटा एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एग्जांपल। ये क्या कह रहा है, फाइंड एलोंगेशन इन वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, ठीक है। अब ये नीचे बेटा mg लग रहा है, ठीक है, ऊपर क्या लग रहा है बेटा, हमने स्प्रिंग मान लिया तो kx बोल दिया, ओके। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, x इज इक्वल टू mg/k, और k क्या होगा बेटा YA/L। तो हमारे पास एलोंगेशन आ गई बेटा x यानी कि mgL/YA, दिस इज द एलोंगेशन। अब हमें क्या निकालना बेटा, हमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है। तो हमने क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हाफ k इक्विवेलेंट x², या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा F²/2k, ठीक है। F कितना है बच्चों हमारा, F है mg, ठीक है, mg लग रहा है ना बेटा, mg²/2 YA/L, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड आ गई m²g²/L/2YA। क्लियर है बेटा। तो हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड आ गई, ठीक है। बोलो बच्चों क्लियर है, टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, ठीक है। इसको हम याद भी कर लेंगे, ठीक है। और यहां से हम अगर वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिखना चाहते हैं, उसकी टर्म्स में भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है बेटा, ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है किसी भी वायर का ऐसा स्ट्रेस जो बेटा उसको तोड़ देता है, ठीक है। अब ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है वो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। पर्टिकुलर मटेरियल का ब्रेकिंग स्ट्रेस कांस्टेंट होता है। तो बेटा ब्रेकिंग स्ट्रेस इज कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशंस, ठीक है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा, ब्रेकिंग फोर्स बाय एरिया। तो ब्रेकिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ध्यान रखना बेटा। एक एग्जांपल करते हैं इस पे, देखो एक वायर है 2 मिलीमीटर उसका डायामीटर है, उसका ब्रेकिंग फोर्स जो है बेटा 4000 न्यूटन है, ठीक है। और सेम मटेरियल की वायर है, उसका जो डायमीटर है वो 1 मिलीमीटर दिया है, तो हमें बोला है बताओ ब्रेकिंग फोर्स कितना होगा। हमें पता है बेटा ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब अगर मैं बोलूं बेटा F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2, ठीक है। F1 क्या है बेटा 4000, एरिया कितना है बेटा, मैं पाई 2 मिलीमीटर स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू F निकालना बेटा मेरे को, एरिया क्या है पाई इंटू 1 मिलीमीटर का स्क्वायर बाय 4, ठीक है। डायमीटर है ना बेटा, तो एरिया क्या लिखेंगे पाई r स्क्वायर, पाई d²/4 या पाई r², ठीक है। ये कटा पाई से पाई कटा, 4000 बाई ये आ जाएगा बेटा 4,
और ये F/1 आ जाएगा। तो F आ जाएगा बेटा हमारे पास, F आ जाएगा ये F इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। तो इसको तोड़ने के लिए बेटा हमारे को कितना फोर्स चाहिए होगा? 1000 न्यूटन का फोर्स चाहिए होगा। आगे चलते हैं बेटा। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है बेटा? जब भी हम किसी वायर को खींचते हैं तो उसका जो डायामीटर है वो चेंज होता है, ठीक है। तो अगर हमने मान लो उसको खींचा वायर को, यहाँ से हिंज्ड है मान लो, उसको हमने एफ फोर्स लगा के खींचा तो बेटा लेंथ तो बढ़ जाएगी, बट उसका जो डायामीटर है, उसकी रेडियस है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो सिग्मा जो पॉइजन्स रेशियो होता है वो होता है बेटा लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसकी वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू जो आती है वो 0.5 और 1 के बीच में आती है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू बेटा? प्रैक्टिकल वैल्यू, ठीक है। सिग्मा इज लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो अगर लेटरल स्ट्रेन लिखे हम लोग क्या लिखेंगे? dr/r और ये dl/l। ये हमारा हो गया लेटरल स्ट्रेन और ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। चलो आगे चलते बेटा। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है बेटा? बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है बेटा। बल्क मॉड्यूलस कहाँ यूज करते हैं हम लोग? जैसे हमने मान लो कि कोई एक हमने स्फीयर लिया, ठीक है, और हमने इक्वली क्या किया, उस पर एक स्ट्रेस लगाया, क्या होगा वो बेटा? कंप्रेस होगा। उसमें जो स्ट्रेन होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा, ठीक है, डेल्टा V/V, ठीक है। तो प्रेशर अपॉन जो हमने करा, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? कितना प्रेशर बढ़ा? डेल्टा V/V। माइनस का साइन आता है क्योंकि प्रेशर बढ़ने पर, प्रेशर के बढ़ने पर वॉल्यूम का चेंज नेगेटिव होता है, ध्यान रखना बेटा, है ना। और इसका इनवर्स क्या होता है बेटा? कंप्रेसिबिलिटी होती है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल आता है बेटा, एक हमारा स्फेरिकल बॉल यहाँ थी, उसको हम नीचे ले गए बेटा, h डेप्थ नीचे, तो ऑब्वियसली कंप्रेस होगी। तो हमें बोला फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस बताओ। देखो बेटा यहां से यहां तक प्रेशर में कितना चेंज आया? h रो जी का, ठीक है। तो डेल्टा पी एच रो जी हो गया। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? डेल्टा पी वी बाई डेल्टा वी माइनस। अच्छा अब हम ध्यान से देखते हैं बेटा, डेल्टा वी बाई वी को लिखते हैं हम डेल्टा पी बाय बी, ठीक है, माइनस में, सही है। अब बेटा डेल्टा पी कितना है? एच रो जी बल्क बाय बल्क मॉड्यूलस, डेल्टा वी बाय वी माइनस में, ठीक है। अब हम v को क्या लिखेंगे बेटा? v को लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो डेल्टा v बाई वी क्या हो जाएगा? 3 डेल्टा r बाय r। तो इसको लिख देंगे, ठीक है, डेल्टा r बाय r इज इक्वल टू h 3 डेल्टा r बाय r h रो g बाय b। तो डेल्टा r बाय r आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा r बाय r इज इक्वल टू h रो g बाय 3b। ये बेटा हमारा आंसर है, ठीक है। इसको जनरलाइज करके हम रिमेंबर भी कर सकते हैं, डेल्टा r बाय r इज इक्वल टू p बाय 3b। ध्यान रखना बेटा कितना प्रेशर चेंज हुआ है, दिस इज इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। और अगर हम माइनस का साइन लगाएंगे तो ये बताएगा बेटा कि उसकी जो रेडियस है प्रेशर बढ़ने की वजह से कम हो रही है, ठीक है। आगे चलते बेटा। देखो कोई चीज अगर हमने रिवर्ट कर दी, ठीक है, मान लो एक बुक है और वो बिल्कुल बेटा बेस से चिपकी हुई है, तो उसको निकालेंगे तो बेटा उसकी पूरी डायमेंशंस चेंज नहीं हो पाती, ठीक है। बस हम उसको डिस्प्लेस कर पाते हैं उस पर्टिकुलर फेस को, ठीक है। इसे हम बोलते हैं शियरिंग। शियरिंग में हमने फोर्स लगाया और ये जो फेस है बेटा, इसका एरिया मान लो ए है, तो बेटा स्ट्रेस, जो शियर स्ट्रेस हुआ वो हुआ फोर्स अपॉन एरिया। अब क्योंकि ये डिस्प्लेस हुई है अपनी जगह से बेटा डेल्टा एक्स, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? शियर स्ट्रेन इज डेल्टा एक्स बाय एल। और इसको हम बोल सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एल, क्योंकि डेल्टा एक्स और एल का रेशियो बहुत छोटा है तो थीटा लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं बेटा रिजिडिटी मॉड्यूलस इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। इसको हम शियर मॉड्यूलस भी बोलते हैं बेटा, शियर मॉड्यूलस,
ठीक है, ये हमारा शेयर मॉड्यूलस है और बेटा ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एक्स बाय एल, तो एफ बाय ए थीटा। ठीक है, ध्यान रखना है बेटा, याद रखना है ये भी हमें। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा। चलो देखो क्या कह रहा है बेटा ये, the stress strain curves are drawn for two different materials x and y. It is observed that the ultimate strength point and the fracture points are close to each other for material x. बेटा ये दोनों पॉइंट पास पास है, ठीक है, x के लिए। उसके बाद आर फार अपार्ट फॉर मटेरियल y, मटेरियल y के लिए दूर दूर है बेटा। ठीक है, तो जिसमें पास पास है वो बेटा ब्रिटल मटेरियल है, और जिसमें दूर दूर है वो कौन सा मटेरियल हुआ, वो हमारा डक्टाइल मटेरियल हुआ। तो हम कह सकते हैं x और y बेटा ब्रिटल एंड डक्टाइल है। चलिए आगे बेटा। चलो, वायर ऑफ लेंथ एल, ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स सपोर्ट। ओके, ठीक है बेटा, एक वायर है, लेंथ एल है, मास सस्पेंड किया एम, तो लेंथ इसकी हो गई बेटा चेंज होने के बाद L1। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, A। When m mass is suspended from its free end, expression for Young modulus, बेटा Young modulus क्या होगा, Young modulus स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। चलो इसको पहले हम ऐसे करके देखते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं इसको। तो मैंने बोला बेटा कि के इक्विवेलेंट ले सकते हैं, के इक्विवेलेंट से निकाल सकते हैं, नहीं उससे तो निकालना सही नहीं है, इसी से करते हैं इसको प्रॉपर मेथड से। स्ट्रेस क्या होगा बेटा, एम जी बाई ए, स्ट्रेन क्या है बेटा, डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, तो हमारे पास यंग मॉड्यूलस आ जाएगा एम जी बाई ए, डेल्टा एल क्या है बेटा, चेंज इन लेंथ क्या है, L1 माइनस एल। ठीक है, डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, ये हमारा आंसर है, एम जी एल बाय ए L1 माइनस एल। दिस इज द आंसर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हेन ए ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L, द लेंथ ऑफ द वायर विल बिकम, बेटा L था, वायर की लेंथ क्या हो गई, L प्लस एल हो गई। ठीक है, अब बोला द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर इज। ठीक है बेटा, देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी पता है बेटा हमें क्या होती है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ठीक है, अब बेटा हमें एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, एनर्जी इज एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो एक बार स्टैंडर्ड तरीके से करते हैं बेटा, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। ठीक है बेटा, हाफ स्ट्रेस क्या होगा बेटा, जो भी फोर्स लगा है एम जी बाय ए। ठीक है, स्ट्रेन क्या है बेटा, डेल्टा एल बाय एल या एल बाय कैपिटल एल। ठीक है, क्योंकि लेंथ क्या थी पहले एल थी और अब क्या हो गई है बेटा, स्मॉल एल से बढ़ गई है, तो एल बाय कैपिटल एल। वॉल्यूम क्या होगी बेटा, एरिया इनटू लेंथ। सही है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा बेटा, एरिया लेंथ कट गया, तो आंसर आएगा एम जी एल बाय टू। तो एम जी एल बाय टू ये आंसर है बेटा, ध्यान से याद रखना है। चलो आगे चलते हैं बेटा। Two wires are made up of same material and have the same volume. The first wire has a cross-sectional area A and the second wire has a cross-sectional area 3A. तो same material है बेटा, same material मतलब same Young's modulus। ठीक है, Young modulus क्या होता है बेटा हमारा, Young modulus हो गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, फर्स्ट वायर हैज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। चलो फर्स्ट वायर सेकंड वायर, इसका एरिया ए है, इसका एरिया 3A है। कह रहा है अगर इसकी लेंथ डेल्टा एल बढ़ी एफ फोर्स लगाने पे, ठीक है, तो हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकंड वायर बाय द सेम अमाउंट। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा एफ डैश डेल्टा एल सेम उससे वो करने में। ठीक है, कुछ हमें दिया है बेटा, क्या बोल रहा है, टू वायर से मेड ऑफ सेम मटेरियल हैव सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है बेटा, तो वॉल्यूम सेम है, अगर वॉल्यूम सेम है तो अगर इसकी लेंथ L है तो बेटा हम बोलेंगे इसकी लेंथ क्या होगी, L डैश, L A इज इक्वल टू 3A इंटू L डैश, तो L डैश आ जाएगा बेटा L बाय 3।
ठीक है, तो वॉल्यूम सेम है बेटा, इस कीवर्ड का ध्यान रखना है। अब हमने बोला कि कितना फोर्स चाहिए होगा, हमने बोला यंग मॉड्यूलस 1 का इज इक्वल टू यंग मॉड्यूलस 2 का। ठीक है, फोर्स फर्स्ट का क्या है बेटा, एफ, लेंथ क्या है बेटा फर्स्ट वाली वायर की, एल, एरिया क्या है बेटा ए, डेल्टा एल है, ये एफ डैश है बेटा, ये एल बाय 3 है। ठीक है, ये एरिया कितना है बेटा 3a है, और ये भी डेल्टा एल है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, तो बेटा एफ डैश क्या हो जाएगा, 9f हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, 9f। आगे चले, देखो बेटा, द बल्क मॉड्यूलस ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज b इफ इट इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म प्रेशर p द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। बेटा बल्क मॉड्यूलस कितना दिया हुआ है हमें, b दिया हुआ है। ठीक है, और ये कितना होगा बेटा, माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी। ठीक है, अब हमें क्या बोला है बेटा, डेल्टा पी जो दिया है वो p दिया हुआ है, तो बल्क मॉड्यूलस इंटू डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू माइनस पी, और डेल्टा वी बाय वी आ जाएगा माइनस पी बाय बी। ठीक है, अब हमें क्या बोल रही है, ये हमें कह रहा है कि द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। बेटा देखो, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब इसकी रेडियस आर थी, अब रेडियस कितनी होगी बेटा, आर माइनस डेल्टा आर हो गई। ठीक है, वॉल्यूम क्या है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, डेल्टा वी बाई वी क्या होगा बेटा, 3 डेल्टा आर बाय आर। सही है, तो आ जाएगा माइनस पी बाय बी इज इक्वल टू 3 डेल्टा आर बाय आर। तो माइनस डेल्टा आर बाय आर क्या होगा, माइनस पी बाय 3b, सॉरी पी बाय 3b। ये आंसर है बेटा, ये क्या है, यही तो हमें निकालना है, यही तो है फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस, यही तो बताना है बेटा, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। तो क्या आंसर आया, p बाय 3b, p बाय 3b। चले आगे बेटा, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ए स्टील वायर इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास वायर। तो यहां लिखते हैं बेटा स्टील ब्रास। ठीक है, यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील वायर इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास वायर। तो पहली कंडीशन क्या दी है बेटा, यंग मॉड्यूलस ऑफ ए स्टील वायर इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास वायर का यंग मॉड्यूलस। ठीक है, wires have same area, this is brass, okay, suspended from the same roof. If we want the lower end of the wire to be at same level, then the weights added to the steel and the brass wire must be। अगर बेटा lower end same है, यंग मॉड्यूलस है ना, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है। ठीक है, लेंथ भी लिख देते हैं, that if lower ends are at same level, that means delta L should be same in both the wires। ठीक है, दोनों वायर्स में डेल्टा एल क्या है बेटा, सेम है। ठीक है, अब डेल्टा एल क्या होता है बेटा, यंग मॉड्यूलस होता है हमारा एफ बाय ए डेल्टा एल बाय एल। तो डेल्टा एल क्या लिखेंगे बेटा, एफ एल बाय ए वाई। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें पता है एल भी सेम है, एरिया भी सेम है, तो हम क्या बोलेंगे कि डेल्टा एल वन इक्वल टू डेल्टा एल टू, यानी फर्स्ट वायर का सेकंड का, तो फर्स्ट का फोर्स क्या है बेटा, F1। ठीक है, हमें क्या बोला है, देन द वेट्स एडेड टू द स्टील एंड ब्रास वायर, स्टील वायर, इसको स्टील बोलता हूं बेटा मैं। ठीक है, ये ब्रास वायर, एफ एल बाय ए वाई स्टील, एफ एल बाय ए वाई ब्रास। ठीक है, हमें स्टील का और ब्रास का वेट का फोर्स का रेशियो बताना है बेटा, कितना वेट जो है उस पर सस्पेंड करे कि ये जो स्टेट उसने क्वेश्चन में बोली है ये अचीव हो जाए। स्टील का क्या है बेटा, स्टील का यंग मॉड्यूलस ट्वाइस है 2 ऑफ वाई बी बाई वाई बी, तो आंसर आ जाएगा बेटा 2:1। ठीक है, 2:1, 2:1। ठीक है, आगे चलते बेटा, द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ओशियन इज 2700 मीटर। ठीक है बेटा,
2700 मीटर। ओके, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर K यानी कि 1/b इज इक्वल टू 45.4 into 10⁻⁻11 पास्कल इनवर्स एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, what fractional compression of water will be obtained at the bottom of the ocean। ठीक है बेटा, चलो कंप्रेशन क्या, फ्रैक्शनल कंप्रेशन होगा वाटर का। ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, बल्क मॉड्यूलस को क्या लिखते हैं हम, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, डेल्टा वी बाई वी या माइनस वी लगा देते हैं इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बाय बी। ठीक है, और ये माइनस है बेटा, डेल्टा पी यानी एच रो जी बाय बल्क मॉड्यूलस का रेशियो क्या होगा बेटा, कंप्रेसिबिलिटी। हम लिख सकते हैं बेटा इसको, डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू एच रो जी इंटू के। एच क्या है बेटा, एच है हमारा 2700, रो क्या है बेटा हमारे पास 10⁻3। ठीक है, जी भी 10 है, के क्या है बेटा हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, 445.4 माइनस 11। ठीक है, अब कैलकुलेट करके देखते हैं बेटा अप्रोक्सीमेट, तो हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 27 इंटू 45.4 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट निकालते हैं बेटा हम लोग, है ना। इसको 45 भी ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम 28 अप्रोक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो -5, 28 इंटू 45। ठीक है, (1260) इंटू 10⁻⁻5, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻2, 1.2 इंटू 10⁻⁻2 अप्रोक्स बेटा ये आंसर है। ठीक है, चलो आगे चलते बेटा। इसको मैंने 20 इसलिए किया था बेटा ताकि मल्टीप्लाई होके 0 आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। कॉपर ऑफ ए फिक्स्ड वॉल्यूम V इज ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ L। ठीक है, एक बेटा V वॉल्यूम है कॉपर की। ठीक है, और उसकी जो लेंथ है वो है L। व्हेन द वायर इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स, F जो फोर्स है बेटा, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन वायर इज डेल्टा L। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके बेटा, देखते हैं। चलो, एक्सटेंशन क्या होती है, y इज इक्वल टू डेल्टा फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा L बाय L। ठीक है, अब हमने क्या करा बेटा, F L बाय A डेल्टा L y। मैं बेटा डेल्टा L को लेफ्ट में क्यों ले गया, क्योंकि सब जगह डेल्टा L का ग्राफ दिया है, तो लेफ्ट में तो डेल्टा L ही दिया हुआ है हमें, तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा L इज इक्वल टू F इंटू L बाय A। इसको भी L से मल्टीप्लाई करते हैं, ये y है ही पहले से, इसको भी L से मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी हमारी वॉल्यूम। तो हम बोलेंगे F L स्क्वायर बाय V इंटू वाई। तो डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। हम ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है और Y कांस्टेंट है, तो यानी डेल्टा L और L स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, विच ऑफ दीज विल हैव द लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन व्हेन द सेम टेंशन इज अप्लाइड। ओके, चलो बेटा देखते हैं। 4 वायर्स आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का क्या मतलब हुआ, सेम मटेरियल का मतलब हुआ कि यंग मॉड्यूलस सेम है। ठीक है, और फोर्स सेम है यानी टेंशन सेम है। ठीक है, टेंशन इज सेम। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि किसमें लार्जेस्ट एक्सटेंशन होगी। ठीक है, अब एक्सटेंशन क्या लिखिए, यंग मॉड्यूलस इज फोर्स अपॉन एरिया इनटू डेल्टा L बाय L। डेल्टा L क्या होगा, F L बाय A Y। ठीक है, A Y कुल, हमें डेल्टा L मैक्सिमम किसमें होगा, F सेम है Y सेम है, तो L बाय A जिसका मैक्सिमम होगा, तो डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A।
more the L by A, more will be extension, ठीक है, यानी कि more will be delta L। अब देख लेते हैं बेटा, और डायमीटर दिया है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, L by A मतलब L by पाई d स्क्वायर बाय 4, पाई और 4 कांस्टेंट है, तो हम लोग बोलेंगे L बाय डी स्क्वायर, जिसका L बाय डी स्क्वायर ज्यादा होगा उसकी एक्सटेंशन ज्यादा होगी। तो बेटा फर्स्ट वायर L D, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट क्या है बेटा 200, 300, 50, 100, ठीक है, और इसमें क्या है बेटा 2, 3, 0.5 यानी 1/2, और ये 1 है, तो L बाय डी स्क्वायर क्या लिखूंगा बेटा मैं इसमें, तो L बाय डी स्क्वायर कितना होगा इसका 200 बाय 4, तो 50 हो गया, 300 बाय 9, ठीक है, 300 बाय 9, तो ये हो जाएगा 100 बाय 3, तो 100 बाय 3 हो गया, तो ये अप्रोक्सीमेटली हो गया हमारा 33.3, ठीक है। 50 बाय 1/4, तो ये हो जाएगा बेटा 200, ठीक है, और 100 ये तो 100 ही हो जाएगा बेटा, तो आंसर आ गया ये, तो ये आंसर है सी में सबसे ज्यादा एक्सटेंशन होगी। चलिए आगे बेटा, चलो आगे चलते हैं। इफ द रेशियो ऑफ डायमीटर्स ऑफ लेंथ एंड यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील एंड कॉपर वायर शोन फिगर आर P, Q एंड S, ठीक है, डायमीटर का रेशियो, डायमीटर ऑफ स्टील एंड डायमीटर ऑफ कॉपर, ठीक है, क्या रेशियो है बेटा P, लेंथ ऑफ स्टील बाय लेंथ ऑफ कॉपर क्या रेशियो है Q, और यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील एंड यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर का रेशियो क्या है S, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि देन द कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ, ओके बेटा, तो डेल्टा L स्टील बाय डेल्टा L कॉपर क्या होगा बेटा, ये डेल्टा L होता क्या है पहले यहां लिख लेते हैं, डेल्टा L बाय L इज इक्वल टू F बाय ए वाई, तो F L बाय ए वाई हो जाएगा हमारे पास डेल्टा L, ठीक है, तो हम लिखेंगे F1 L1 A1 Y1 बाय F2 L2 A2 Y2, ठीक है, देखते हैं बेटा। अब हमने लिखा F1 बाय F2, L1 बाय L2, ठीक है, A2 बाय A1 और Y2 बाय Y1, ठीक है, देखते हैं क्या क्या रेशियो दिया हुआ है हमें। L1 बाय L2 का क्या रेशियो है, L1 बाय L2 यानी LS बाय LCU, तो क्या दिया बेटा Q, दिस इज Q। A2 बाय A1, तो बेटा A2 बाय A1 का रेशियो नहीं दिया, तो A1 बाय A2 दिया है हमें P स्क्वायर बेसिकली, क्योंकि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर, तो हम बोलेंगे A2 बाय A1 हो जाएगा 1 बाय P स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 बाय P स्क्वायर, ठीक है। Y2 बाय Y1 क्या दिया है, Y2 बाय Y1, तो Y1 बाय Y2 S है, तो Y2 बाय Y1 क्या होगा 1 बाय S। अब बेटा F1 बाय F2 देखो यहाँ पे क्या है फोर्स 2m प्लस 5m 5mg, और ये क्या है बेटा 3mg, तो F1 बाय F2 क्या होगा 5mg बाय 3mg, ठीक है, सॉरी 5 बाय ये 7 है बेटा, एक इसको मिटाते हैं, तो ये हो गया 5 प्लस 2 7mg, और ये हो गया बेटा 5mg, ठीक है, ध्यान रखना है। तो F1 बाय F2 हो जाएगा हमारे पास 7 बाय 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 बाय 5, तो आंसर आना चाहिए 7 बाय 5 Q बाय SP स्क्वायर, 7 बाय 5 Q बाय SP स्क्वायर, 7 बाय 5 Q बाय SP स्क्वायर, तो ये आंसर है बेटा, बी हमारा आंसर है। आई होप बेटा आपको ये छोटा सा सेशन बहुत हेल्प करेगा आपकी आने वाली नीट की प्रिपरेशन में। ऐसे सेशंस को और जानने के लिए बेटा और चाहने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। जय फिजिक्स, जय वीएमसी।